हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई एम अग्रीमा, अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से मैंने अपने मॉक टेस्ट के बायोलॉजी सेक्शन का एनालिसिस किया था, ताकि हर एक मॉक टेस्ट जो कि मैंने लास्ट मंथ में दिया था उसमें मेरा 330 प्लस स्कोर बना था। मैंने लास्ट मंथ में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही फॉलो करी थी, फिर भी मेरा स्कोर हमेशा ही अच्छा बनता था, क्योंकि मैं अपना पेपर का एनालिसिस सही तरीके से करती थी। बहुत सारे लोग एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहे हैं बट उनका स्कोर 200 या 250 में स्टक हो चुका है, तो उन लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी। सबसे पहले हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि विद इन 2-3 डेज हमारा एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है, जिसमें कि हमारा 11th और 12th बायोलॉजी का पूरा सेक्शन आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार हर एक चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिए। भले आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो वन शॉट जो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होते हैं वो आप जरूर देख के जाइए, ताकि पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर जो है वो आपकी फ्रेश मेमोरी में हो। आपसे अगर 2-3 दिन में पूरा एनसीईआरटी का सिलेबस रिवाइज नहीं किया जा रहा है तो आप आधा 11th आधा 12th या पूरा 11th या पूरा 12th का सेक्शन एक मॉक टेस्ट के लिए तैयार करिए और नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आप नेक्स्ट सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको मॉक टेस्ट में सॉल्व करने हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप प्रैक्टिस भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की ही करेंगे। तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि नीट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप जो भी टेस्ट सीरीज या जो भी सोर्स से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जरूर देखिएगा कि उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस हैं या नहीं। सबसे पहला टाइप है जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, वो है डायरेक्ट या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइंस आती हैं और अगर आपने एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग करी है तो आपको आंसर्स आ जाएंगे जनरली। फॉर एग्जांपल मैं नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल लेके चलती हूँ। उसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, हिस्टोन्स आर रिच इन। इसका डायरेक्ट आंसर था लाइसिन एंड आर्जिनिन। इसमें आपको ज्यादा नहीं सोचना था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो कि काफी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं वो है असर्शन रीजन क्वेश्चन, जिसमें कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इनको सॉल्व करने के लिए पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। इनको सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि इन दोनों के बीच में आप बिकॉज लगा दीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से ही आते हैं। इनमें बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि एक वर्ड से पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, और एग्जामिनर जनरली ऐसा ही करते हैं कि नॉट, मोस्टली, ऑलमोस्ट, ये सारे शब्द यूज करके स्टेटमेंट का पूरा मीनिंग ही चेंज कर देते हैं और हमें कंफ्यूजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये भी 2025 का ही एक क्वेश्चन है, जिसमें कि इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है। प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज सोलर एनर्जी, ये हमको पता है। जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें लास्ट में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दिया हुआ है। अगर आपने सही से ये लाइन नहीं पढ़ी तो आप इसको करेक्ट स्टेटमेंट समझ सकते हैं, बट इसका आंसर जीपीपी है। तो ये एक शब्द से पूरा का पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें से स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। तो इस तरीके की चेंजेस को आपको ध्यान रखना है। और अगर इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इज नॉट सोलर एनर्जी होता तो भी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता। इसके बाद आते हैं डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, और ये डायग्राम्स मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी की बुक से ही आते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो आपके डायग्राम में किसी एक सेक्शन को इरेज कर दिया हो और आपको पता लगाना हो कि ये पार्ट क्या है, या हो सकता है कि एक आपको डायग्राम दिया हो और उससे रिलेटेड 5-6 स्टेटमेंट्स हो। तो जब तक आप उस डायग्राम को नहीं पहचान पाएंगे तब तक आप उस स्टेटमेंट का पता नहीं लगा पाएंगे। आप हर एक चैप्टर को रीड करने के साथ साथ उसके डायग्राम्स को भी पढ़ते हुए जाइएगा, डायग्राम्स को इग्नोर मत करिएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें आपको एक बड़े से एनसीईआरटी के पैराग्राफ को, जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल या किसी प्रोसेस के स्टेप्स लिखे होंगे, उस पैराग्राफ को तोड़ करके लाइंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है और आपको फिर उनको अरेंज करना होता है कि किस स्टेप के बाद क्या होने वाला है। फॉर एग्जांपल नीट 2025 में ये क्वेश्चन पूछा था, जैसे कि टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल में पहले क्या होता है फिर क्या होता है। सेम ब्रायोफाइट के लिए भी क्वेश्चन आया था, या फिर कोई इकोलॉजी की हायरार्की है या कोई टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं, ये सब किसके बाद क्या आता है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब भी आप एनसीईआरटी के पैराग्राफ को पढ़ें और आपको कोई ऐसा पैरा मिले जिसमें कि कोई प्रोसेस हो रही है और उसके स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो उनको आप एनसीईआरटी के बगल में ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके स्टेप्स लिख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर भी यही करते हैं कि एक बड़े पैराग्राफ को तोड़ के उससे स्टेटमेंट्स बना देते हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको सीक्वेंस में लगाना पड़ता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, और ये भी नीट 2025 में 2-3 पूछे गए थे। अगर आप इसमें से 2 ऑप्शंस को भी डिकोड कर लेते हैं तो जनरली आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाता है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी को एक बार रीड करा होना चाहिए और थोड़ी बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो होनी ही चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये टाइप के क्वेश्चंस काफी ज्यादा इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ऑप्शंस को फ्रेम ना किया हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की तरह ही हैं, बट इसमें 2 स्टेटमेंट की जगह 6-7 या 5-6 स्टेटमेंट्स दिए हुए होते हैं, और इसमें आपको पता लगाना कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट या हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो ये इसमें भी आपको एक ही शब्द का ध्यान रखना है कि करेक्ट और इनकरेक्ट। और फिर स्टेटमेंट्स में भी आपको यही चीज देखनी है कि एग्जामिनर ने कहीं एक शब्द को चेंज करके पूरा स्टेटमेंट तो चेंज नहीं कर दिया है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन।
इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन एंजाइम एब्सेंट होगा और उस एंजाइम के एब्सेंट होने से क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हो सकते हैं, ऐसे 5-6 स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। या कोई हार्मोन ढंग से काम नहीं कर रहा है तो बॉडी में क्या क्या मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ी बहुत अपनी प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकिंग लगानी पड़ेगी, तभी सॉल्व हो पाएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत ही ईजी स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं। आपको इसके लिए बस लास्ट 15 to 20 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, और कभी कभी तो डायरेक्टली पीवाईक्यू उठ करके आ जाता है, और अगर डायरेक्ट नहीं भी आएगा तो बहुत सिमिलर लाइन में क्वेश्चन आता है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको ये तो फायदा होता ही है कि आपको पता लग जाता है कि कौन से चैप्टर से कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमें कौन सी बुक सॉल्व करनी चाहिए पीवाईक्यू के लिए, तो मैं उन्हें पर्सनली रेकमेंड करूंगी ओसवाल बुक्स की लास्ट 20 ईयर्स पीवाईक्यू बुक। इस बुक में आपको 2006 से लेकर के 2025 तक सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इस बुक में दी हुई है वो है ट्रेंड एनालिसिस, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर एग्जांपल सेल साइकिल एंड डिवीजन से 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, बट 2025 में से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का। साथ साथ लास्ट 20 ईयर्स के आपको सारे पहले क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं, उसके साथ ओएमआर शीट दे रखी है, और साथ साथ डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, जिससे कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके ओएमआर शीट में। उसके बाद हर एक क्वेश्चन का डिटेल आपके पास आंसर भी अवेलेबल हो, ताकि आपको इधर उधर सर्च ना करना पड़े। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सैंपल पेपर्स भी दिए गए हैं, और उनके साथ भी ओएमआर अवेलेबल है। तो अगर आपको ईयर वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और उनका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए, तो आप ओसवाल बुक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक परचेज कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे अग्रीमा10, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। एनसीईआरटी को सही तरीके से रीड करने के बाद और उसके बाद ये सभी टाइप के क्वेश्चंस जो मैंने मेंशन करे हैं, इन टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेने के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी वाले सेक्शन को अटेम्प्ट किया करती थी, और उसके बाद उसका किस तरीके से एनालिसिस किया करती थी। यहाँ मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगी जिस वजह से मेरा एक ओवरऑल अच्छा स्कोर मेंटेन रह पाता था बायो में। सबसे पहले बायोलॉजी सेक्शन अटेम्प्ट किया करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा और ईजी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बट अगर आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री पसंद है तो आप वहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बट मैं कभी भी बायोलॉजी वाला सेक्शन फर्स्ट गो में सॉल्व नहीं किया करती थी। मैं 2 या 3 राउंड्स में पेपर को सॉल्व किया करती थी, डिपेंडिंग अपॉन कि पेपर कितना डिफिकल्ट है। अगर बहुत डिफिकल्ट है तो 3 राउंड्स में, और अगर ईजी या मॉडरेट है तो मैं उसको 2 राउंड में सॉल्व किया करती थी। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करेंगे तो फर्स्ट गो में आप उस क्वेश्चन को 2 मिनट से ज़्यादा तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करना है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट 50 क्वेश्चंस में ही अपना 1 घंटा दे दीजिए, उसके बाद आपको जो बचे हुए 30 क्वेश्चन है उसके लिए टाइम ही ना मिले, क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर सेट कैसे किया है, कि पहले डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे हैं, फिर ईजी क्वेश्चन रखे हैं, पहले सारे स्टार्टिंग में ईजी क्वेश्चन रखे हैं, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन रखे हैं। अगर आप एक बार पूरे पेपर को गो थ्रू कर लेंगे ना, तो आपको पेपर सॉल्व करना और ईजी हो जाएगा। आप ये करके जरूर देखिएगा। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करने से पहले आपके पास कुछ मार्किंग्स होनी चाहिए। जैसे कि मैं कुछ ये टाइप के मार्किंग्स यूज करती थी, जैसे कि एक छोटा सा टिक उन क्वेश्चंस के लिए जो कि मैंने अटेम्प्ट कर लिया है, मुझे आ गया है और मैं इनके लिए बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं सर्कल। मैं सर्कल लगा दिया करती थी उन क्वेश्चंस में जो कि मुझे लगता है कि मुझे आते हैं, बट मैं नहीं चाहती कि मैं उन्हें फर्स्ट राउंड में सॉल्व करूँ, या फिर मुझे उनमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है और या 2 स्टेटमेंट्स में कन्फ्यूजन है, पर मैंने वो पढ़े हुए हैं। ये टाइप के क्वेश्चन मैं सेकेंड राउंड में आकर के सॉल्व करूंगी। नेक्स्ट टाइप का जो मार्किंग में यूज़ करती थी वो स्टार या क्वेश्चन मार्क है, और इस टाइप के क्वेश्चन से होते थे जनरली जो मैंने कभी देखे ही नहीं होते थे, या वो क्वेश्चंस होते थे जो जनरली मैं स्किप करने वाली हूँ। तो सेकंड राउंड में जब मैं आती थी तो छोटे जिनमें मैंने टिक मारा हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो उसमें मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन भी होता है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है और कौन सा नहीं अटेम्प्ट किया है। तो ये तरीके की मार्किंग्स यूज करने के बाद मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता था क्वेश्चन को सेपरेट करना, कि कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं, नहीं आते हैं, सॉल्व करने हैं, नहीं करने हैं, ताकि मुझे कंफ्यूजन ना हो। जितना हो सके मुझे टाइम बचाना है, और ये मार्किंग्स बेस्ट हैं आपके टाइम को सेव करने के लिए। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने ओएमआर को किस तरीके से फिल करना है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ लोग ओएमआर को एक साथ फिल करते हैं सारा पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद। मुझे लगता है ये सही मेथड नहीं है, क्योंकि कभी कभी टाइम की कमी की वजह से हमारा पूरा का पूरा ओएमआर फिल नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपका स्कोर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप या तो पूरे बायोलॉजी वाले पोर्शन को एक साथ फिल कर लीजिए, या फिर सिर्फ और सिर्फ बॉटनी को पहले सॉल्व करिए, फिर उनको फिल कर लीजिए, फिर जूलॉजी सॉल्व करिए, उसे पूरा फिल कर लीजिए। या हो सकता है कि एक पेज है, उसको सॉल्व करने के बाद फिर आप फिल कर लीजिए। कुछ लोग एक एक क्वेश्चन को भी डायरेक्टली ओएमआर में फिल करते हैं। मैं ऐसे पहले किया करती थी, पर मुझे उससे नुकसान लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है, कि मैं पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ, फिर उसको उसकी ओएमआर भर रही हूँ, फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करी हूँ, फिर उसकी ओएमआर भर रही हूँ। मैं जनरली पेज वाइज ओएमआर भरती थी, कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन जो कि एक पेज में है, फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो कि एक पेज में है, वो सॉल्व करे और उनको फिल कर लिया। तो फर्स्ट राउंड से ही मैं ओएमआर फिल करना शुरू कर देती थी। जो क्वेश्चन में मैंने छोटा सा टिक लगा लिया है उसको मैं डायरेक्टली ओएमआर में फिल भी कर दिया करती थी।
इसी तरीके से मैंने जो सेकंड राउंड के लिए क्वेश्चन छोड़े होते थे सर्कल लगा करके, उनको मैं सेकंड राउंड में तुरंत फिल कर लिया करती थी। वैसे ही थर्ड राउंड में जो क्वेश्चन मार्क लगाए हुए हैं उनको फिल कर लिया करती थी। अगर जो क्वेश्चंस मैंने थर्ड राउंड के लिए छोड़ रखे हैं, जो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, जो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से आए हैं, मैंने कभी पढ़ा नहीं है, या मैं बहुत अनश्योर हूँ, मुझे नहीं आ रही है सीक्वेंसिंग करनी किसी क्वेश्चन की, मुझे नहीं असर्शन रीजन समझ में आ रहा है, या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, या फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल है जो बुक में नहीं दिया था और वो आ गया है और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है, एलिमिनेशन करने के बाद भी उसका आंसर नहीं निकल रहा है, और मैं 2 से ज़्यादा ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ, मैं 3 ऑप्शंस में कंफ्यूज हूँ, तो मैं गेस वर्क नहीं मारती थी, क्योंकि जो मैंने पढ़ा हुआ है उस वजह से वो मार्क्स कम हो जाते थे। जो क्वेश्चंस मुझे इजीली आते हैं और नेगेटिव मार्किंग की वजह से स्कोर आपका बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो कोशिश करिए कि लालच के चक्कर में ओवर अटेम्प्ट नहीं करिएगा। कभी कभी एग्जामिनर जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस को अरेंज करता है कि बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चंस या बहुत सारे लेंथी क्वेश्चंस एक साथ दे देते हैं और पीछे जाकर के फिर इजी क्वेश्चंस होते हैं या छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो हम उन लंबे क्वेश्चंस को देख करके ऐसा सोचते हैं कि पूरा पेपर ही डिफिकल्ट होगा, हम पीछे जाते ही नहीं है, हम पहले ही हार मान जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है, पूरे पेपर को एक बार अटेम्प्ट जरूर करना है। मान लीजिए आपके फर्स्ट पेज में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं और उसमें से आपसे 2 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो हो सकता है कि बाकी के जो बचे हुए पेजेस में क्वेश्चन है उनमें सब ईजी क्वेश्चन हो और वो सारे ही क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए राउंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा करने से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था। और एक और चीज़ है कि आपको बार बार अपने आंसर्स को चेंज नहीं करना है। जनरली जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट में आपका आंसर होता है वही सही होता है, बट हो सकता है कि आप थोड़ा बहुत और दिमाग लगाएंगे तो दूसरा आंसर भी हो सकता है। बट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट में मत रहिएगा, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिएगा कि जो आपने पढ़ा है आंसर वही होगा, तभी जाकर के आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक और चीज़ है कि आपको एलिमिनेशन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हर किसी को सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल लेते हैं। तो आपको ये प्रैक्टिस भी तभी हो पाएगी जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे। और एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी कन्फ्यूजन हो तो आपको वो ऑप्शन को टिक करना है जो ज़्यादा क्लोज है एनसीईआरटी से, और ऐसा ऑप्शन जो कि आपने कभी पहले नहीं पढ़ा है, ऐसी लाइन दे रखी है जो कि आपने कभी एनसीईआरटी में कभी नहीं देखी है, तो उसको ज़बरदस्ती आप मत टिक करिएगा। नेक्स्ट इज, जितना टाइम अपने बायो के लिए अलॉट कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल 40 to 45 मिनट्स, आप उतना ही दीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन को ईगो पे लेके मत बैठिएगा कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा हुआ है और इसको तो सॉल्व करना ही करना है। इसके चक्कर में आप काफ़ी सारे ईजी स्कोरिंग क्वेश्चंस को मिस कर देंगे, क्योंकि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है और आपका एक अच्छा स्कोर पूरे पेपर को अटेम्प्ट करने से ही बनेगा। तो क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद मैं जनरली डायरेक्टली अपने आंसर्स चेक नहीं किया करती थी। 1-2 घंटे का रेस्ट करने के बाद फिर अपने क्वेश्चन पेपर को चेक किया करती थी। तो स्पेसिफिकली मैं बायो का क्वेश्चन पेपर किस तरीके से एनालाइज किया करती थी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि बायो को एनालाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली स्टेटमेंट्स हैं और हमें पता चल गया कि हमारे क्या स्टेटमेंट गलत हैं। तो ना वो कोई एरर नोटबुक को मेंटेन करते हैं और ना वो कभी वापस जाकर के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं कि कौन सी लाइन उनकी गलत हुई थी, ना मार्किंग्स करते हैं। तो इसीलिए स्कोर जो है आपका एक जगह में स्टक हो जाता है और इंक्रीज नहीं हो पाता है। तो अब मैं अपने पेपर का एनालिसिस किस तरीके से किया करती थी। तो एनालिसिस करते टाइम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे काम आती थी वो है वो मार्किंग्स, जो कि मैंने अपने पेपर को सॉल्व करते टाइम करी थी। वो छोटे से टिक्स, स्टार मार्क, सर्कल्स, क्वेश्चन मार्क, ये मेरे बहुत काम आते थे। तो मैं पेपर को एनालाइज करते टाइम पूरा बायो का पेपर एनालाइज करती थी, सारे 90 के 90 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं कि जो मेरे सही हुए हैं उनको मैं छोड़ देती थी, या जिनमें मुझे बहुत ज़्यादा डाउट था उन्हीं को सॉल्व किया करती थी। तो मैं देखती थी जो मेरे छोटे से टिक वाले क्वेश्चंस हैं वो मेरे ठीक हैं, तो मैं उनको दोबारा से एनसीईआरटी में जाकर के रीड नहीं किया करती थी, क्योंकि मैं उनमें श्योर थी। पर जो टिक करे हुए क्वेश्चंस में से अगर गलत हो गया, वो क्वेश्चंस तो आपको आते थे ना, फिर भी वो क्यों गलत हो गए, हो सकता है कि आपने रीडिंग ढंग से ना करी हो, या हो सकता है कि जो कॉन्सेप्ट आपको पता हो वो ही गलत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें गलत कॉन्सेप्ट पता होता है, तो एक बार आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी को खोलना है, एक बार वो लाइन्स को रीड कर लेनी है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट लगेगा आपको एनसीईआरटी की लाइन को रिवाइज करने में, तो आपका वो आंसर आपको तुरंत पता लग जाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको 2 स्टेटमेंट्स में कंफ्यूजन था। फॉर एग्जांपल जो आपने सर्कल लगाए हुए थे ना, जो आपको पता है कि एनसीईआरटी से है, कहाँ से है, बट आपको तुरंत याद नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है। और एक और मेन इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं कि जो आपने गेस वर्क मारे थे और आप लकी हो गए और आपके ठीक हो गए और आप खुश हो रहे हैं और आप उनको चेक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा एनालाइज करना है, क्योंकि वो आपने तुक्का मारा हुआ है, वो आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी आपको एनसीईआरटी में जाकर के दोबारा से पढ़ना है। और वो क्वेश्चंस जिसमें आपने स्टार या क्वेश्चन मार्क लगाया था, मतलब जिनका आपको आइडिया नहीं लग रहा था कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, या वो कॉन्सेप्ट आउट ऑफ एनसीईआरटी है, या वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, या ऐसी कोई लाइन है जो आपने कभी ध्यान न दी हो, उनको भी जाकर के आपको बायो में दोबारा से पढ़ना है। और अगर आपको खुद से नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी वन शॉट उठाइएगा और उसका वो वाला पोर्शन आप पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल माइटोसिस या मियोसिस से क्वेश्चन आया और आपको माइटोसिस मियोसिस नहीं आता है, तो आपको सिंपली उस
पूरे टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, या उस चैप्टर की एक बार एनसीईआरटी की पूरी रीडिंग मार लेनी है। तो जैसे कि अभी लास्ट मंथ बचा है, तो अभी आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप पूरी की पूरी दोबारा से एरर नोटबुक बनाइए, बट एक छोटी सी पतली सी नोटबुक में आप लिख लीजिए कि ये आपके जेनेटिक्स का ये वाला पोर्शन वीक है, या आपके सेल डिवीजन से ये वाला टॉपिक वीक है, प्लांट फिजियो से ये वाला टॉपिक वीक है, ताकि आप लास्ट वीक में उन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस कर सकें जो क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है। अपने पेपर को एनालाइज करते टाइम आपको एक और पॉइंट बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपको अपनी पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरीके की मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि आप एक ही चैप्टर के क्वेश्चंस को बार बार गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक्स। हो सकता है कि एक टॉपिक के क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोसिस। हो सकता है कि आप इनकरेक्ट, करेक्ट, नॉट, ये सारे शब्द को नहीं पढ़ रहे हैं, या टाइम प्रेशर में आकर के जल्दीबाजी में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दे रहे हैं। तो ये रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए अपनी एरर नोटबुक में। इसी के साथ साथ आपको ये भी एनालाइज करना है कि आप किस तरीके के क्वेश्चंस पे सबसे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आपको असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मैक्सिमम टाइम लगता है, तो आप उसी टाइप के क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करिएगा। तो जो गलत होता है आपको उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ साथ आपको ये भी ट्रैक करते हुए चलना है कि आपकी कौन सी एनसीईआरटी लाइन गलत हो रही है, उसको तुरंत मार्क कर लीजिएगा। छोटी सी मार्किंग, स्टार या कोई भी आप मार्किंग यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि ये वाली लाइन से मेरा पिछली बार क्वेश्चन गलत हुआ था, तो आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो इस तरीके से आपको अपने पेपर को एनालाइज करना है। हम सब मोस्टली क्या करते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद रश करते हैं कि नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करना शुरू करें, बट हमको ये तो पता ही नहीं चलता है ना कि हमको किस चीज़ की तैयारी करनी है, हमको नेक्स्ट पेपर में क्या इंप्रूवमेंट करना है। हमें इंप्रूवमेंट का तभी पता चल पाएगा जब हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे अपने पिछले पेपर का। और भले एनालिसिस करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, चलेगा। जैसे जैसे आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगने लगेंगी, वैसे वैसे आपका एनालिसिस का टाइम भी डिक्रीज होता जाएगा। तो एनालिसिस से कभी मत भागिएगा। तो ये सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका बायोलॉजी का ओवरऑल एक अच्छा स्कोर रह सकता है। लास्ट मंथ में बस एक ही सजेशन रहेगा बायोलॉजी के लिए कि एनसीईआरटी को ही अच्छे से पढ़ना है। अलग अलग तरीकों से पढ़ना है, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। बट पढ़ना सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही है। पीवाईक्यूज और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को ही आप सॉल्व करिएगा। यही अप्रोच आपकी ओवरऑल लास्ट मंथ में होनी चाहिए। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, बेस्ट विशेस।